हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से मास्टर ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ स्पेशल एनर्जी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सन को पता लग गया था कि वो लोग जिसको काम वाली समझ रहे हैं वो पूरे घर की मालकिन है। जिसके बाद यूजी विवी से पूछती है कि बाहर का काम खत्म होने में कितना ज्यादा समय लगेगा, जिसपे विवी बताती है कि उसने इलाइट्स को भेज दिया है और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई उनके रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है, जिसने इलाइट्स को मार पीट के बराबर कर दिया था। जिसके बाद यूजी पता नहीं क्यों एक ही बार में उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है बिना देखे कि वो बंदा कौन है। लेकिन वो बंदा बड़ी आसानी के साथ यूजी के हमले को ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे की तरफ झटक देता है। जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट कहाँ पे है। विवी आगे से कहती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो आदमी किस बारे में बात कर रहा है। उसी टाइम पे वो बंदा विवी के ऊपर एक पंच मारता है तो विवी मुश्किल से ही उसके अटैक को डॉज कर पाती है। वहीं पे वो बंदा विवी से कहता है कि उसकी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी है, शायद से बांधनी पड़ेगी। जिसके बाद वो विवी के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है तो विवी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी किक्स और अटैक्स को ब्लॉक करने में, और उसे उन किक्स के अंदर से एक बहुत ज्यादा कमाल की पावर महसूस हो रही थी। जिसके बाद जब विवी उस बंदे के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो वो बंदा बड़ी आसानी के साथ विवी के अटैक्स को डॉज कर लेता है और उन्हें ब्लॉक कर लेता है। वहीं पे सन को पता चल जाता है कि विवी की बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया है। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती है तो फिर विवी इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गई। वो बंदा विवी से कहता है कि मैंने काफी ज्यादा खेल लिया है। जिसके बाद वो विवी की पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे विवी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो बंदा विवी के सर के ऊपर लात मार के उसका खेल खत्म ही करने वाला था कि उसी टाइम भी यूजी आगे बढ़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन उसी टाइम में वेन भी जाग जाता है। जिसके बाद वो एक्सेस कार्ड से उसके ऊपर हमला करता है जो दीवार में जाके घस जाता है। इसके बाद सन तेजी के साथ आगे बढ़ता है और विवी को पकड़ के साइड में हो जाता है। विवी उसे पूछती है क्या तुम जाग रहे थे। सन आगे से कहता है कि मैं बेहोश ही कब हुआ था, मैं तो तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था कि तुम लोग मेरे ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। जिससे वो दोनों ही हैरान होकर सोचते हैं क्या उसने वो सभी बातें सुन ली जो हम दोनों ने अभी की थी। इसके बाद सन विवी को सोफे के ऊपर रख देता है और उसे कहता है कि आराम करो, तब तक मैं जरा बुढ़े को संभालता हूँ। वहीं पे सन के अंदर से जो युवान एनर्जी निकल रही थी उसकी मदद से विवी का दर्द काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसके बाद वो सन से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा और वैसे भी उसका इन सभी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे वो बंदा खड़ा होता है और वो वेन से कहता है कि तुम तो बस एक कीड़े हो जिसको मैं मसलने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले क्या तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ से आते हो। सन आगे से कहता है कि मैं बस एक सुंदर लड़का हूँ और मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो फिर तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं आएगा। जिसे दोनों लड़कियां हैरान होकर कहती हैं गधे कहीं की, अब वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा। लेकिन वे आगे से उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि लेकिन मुझे मारने के लिए तुम्हें अपनी माँ के पेट में कई सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिससे उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी युवान एनर्जी को रिलीज करने लगता है। मैंने अपने मन के अंदर सोचता है कि इसका ऑरा अचानक से बढ़ गया और बदल भी गया है। इस पर्सन ने पूरी तरीके से अपनी एलिमेंट पावर को छुपा के रखा था और एक भनक तक नहीं लगने दी कि ये एलिमेंट पावर का यूज कर सकता है। ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन ब्रीदिंग टेक्निक कोई नॉर्मल चीज नहीं है जिसको आसानी के साथ सीखा जा सकता है। खैर वो बंदा सन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन सन तेजी के साथ नीचे की तरफ झुकता है और अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट उस बंदे के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बंदा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो गिरने के बजाय सन के ऊपर दोबारा अपने घुटने से अटैक करता है, लेकिन सन अपने हाथ का इस्तेमाल करके घुटने को रोक लेता है और जो उसकी बॉडी से ऑरा निकल रहा था सन उसे भी एब्जॉर्ब करने लगता है। जिससे सन काफी ज्यादा खुश हो सकता है क्योंकि वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब ही नहीं बल्कि उसे स्टोर भी कर सकता था। खैर जिसके बाद दोनों ही पीछे हट जाते हैं और सन को पता चलता है कि बाहर की तरफ जितना भी बवाल हो रहा था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। जिसके बाद सन में बताता है कि इन सभी चीजों का असली मकसद ये था कि स्पिरिचुअल फ्रूट को प्राइज के तौर पे रख के चू फैमिली को बाहर बुलाया जाए, जो कि स्पिरिचुअल फ्रूट को प्राइज के तौर पे देंगे और उसकी मदद से वो लोग छुपी हुई ऑर्गेनाइजेशन को बाहर बुला सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ग्रुप कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली होगा और मिलिट्री जो कि चू फैमिली के साथ कॉपरेट करके काम कर रही है वो कभी भी किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन को परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगी। इसलिए उन लोगों ने चू फैमिली को ही इस ग्रुप के साथ निपटने के लिए छोड़ दिया जब तक उनमें से कोई एक जीत के बाहर नहीं आता है। वो बंदा सन से कहता है कि तुम हो कौन, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ उलझ रहे हो। सन उससे कहता है कि तुम फाइट के बीच में काफी ज्यादा बातें करते हो, इतनी बात शाहिद के लिए हानिकारक होती है। इसके बाद वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। वो बंदा भी सन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम भी। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज
करते हुए एक दूसरे के साथ पंचेस को टकराते हैं। वहीं पे सन ने जो एनर्जी अभी तक उस बंदे से एब्जॉर्ब की थी वो उसको एक ही बार में बाहर की तरफ रिलीज कर देता है और इतनी ज्यादा पावर एक साथ रिलीज होने की वजह से उस बंदे के हाथ पैर टूट जाते हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद वो नीचे की तरफ गिरता है और ऐसे ही मारा जाता है। जिसके बाद यूजी आगे बढ़ती है और वो सन को बताती है कि ये थंडर फोर्स की तरफ से था और ये एक मास्टर था जिसको चेन फैमिली ने इनवाइट किया है और ऐसा कहा जाता है कि वो सभी लोग एशियंट वॉरियर हैं। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी यहाँ पे एशियंट वॉरियर हैं जो कि कई सालों से दुनिया के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन क्योंकि एलिमेंट की अब बाहर आ चुकी है इसीलिए उनके अंदर का सो कॉल्ड एशियंट वॉरियर जाग उठा है और शायद से उनके पास कोई स्पेशल मेथड होगा एलिमेंट की को एब्जॉर्ब करने के लिए और शायद से उनके पास जो एशियन टेक्निक होंगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन की जाती होंगी जिससे उन्हें कल्टीवेशन करने में मदद मिलती है। नहीं तो बिना अवेकनिंग के कल्टीवेट मेथड का इस्तेमाल करना बिल्कुल नामुमकिन है और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। यूजी आगे बढ़ती है और सन को बताती है कि इस बंदे का नाम मास्टर ली है और इसका मास्टर यान है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और आजकल के लोग जो कि अवेकन हो रहे हैं वो लोग भी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उनके डिसाइपल को मार दिया है तो बेशक वो लोग बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पूरे मैटर की जिम्मेदारी लूंगी और मैं उनसे कह दूंगी कि तुम चू फैमिली की तरफ से हो, इसीलिए अगर वो लोग कुछ भी करना चाहेंगे तो फिर उन्हें चू फैमिली से भी पंगा लेना पड़ेगा। जिसके बाद वो सन से माफी भी मांगती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होगा ना कि कोई नॉर्मल। सन उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, मैंने इसे मारा है तो पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अगर मास्टर यन मुझसे बदला लेना चाहता है तो वो किसी भी टाइम पे आ सकता है, मैं उसका इंतजार करूंगा। लेकिन यूजी सन को समझाने लगती है कि उसकी वजह से ही सन ने इन सभी चीजों के अंदर हिस्सा लिया है, इसीलिए उसकी चू फैमिली की जिम्मेदारी बनती है कि वो सन को प्रोटेक्शन दे और वैसे भी चेन फैमिली अब सन के पीछे आके ही रहेगी, फिर वो चाहे कैसे न तैसे उससे बदला लेने का तरीका ढूंढ ही लेंगे और उसके पीछे कोई फंक्शन भी नहीं है तो फिर सन को काफी ज्यादा परेशानी होगी। विवी इन सभी बातों को काफी गौर से सुन रही थी, इसीलिए वो सन को ऑफर देती है कि सन विवी के साथ मिलिट्री के अंदर जा सकता है, जिसके बाद वो लोग सन के पीछे कभी भी नहीं आएंगे। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ ही टाइम पहले इसने मुझे बेहोश करके यहाँ पे उठा के लेके आई थी, अब देखो कैसे पार्टी बदल रही है। और वो अपने मन के अंदर कहता है कि समय आने दो, सबका हिसाब होगा बारीकी के साथ। जिसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे तुमसे किसी से भी बात नहीं करनी है, मुझे थकावट हो रही है और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग सन को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसी टाइम पे वैंग उसके पास कॉल करता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है। सन उसे मैसेज करके बता देता है कि सब कुछ ठीक है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सन को एशियंट वॉरियर के बारे में चिंता हो रही थी क्योंकि वीजी उन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रही थी, इसीलिए वो फ्यूचर वाले सन से पूछता है क्या वो लोग सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जिसपे फ्यूचर वाला सन आगे से कहता है छोड़ दे भाई, वो किसी भी काम के नहीं है, बस वो बुड्ढे हैं जिनको भाई लड़ाई करने का शौक चढ़ा हुआ है, तो उनको इग्नोर कर और चुपचाप अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर। जिससे सन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो वहाँ पे वो शो ऑफ मार के आया था वो बेकार नहीं गया। खैर इसके बाद जब सन घर के पास पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास एक्सेस कार्ड ही नहीं है क्योंकि उसने उस कार्ड का इस्तेमाल विवी को बचाने के लिए उस बंदे के ऊपर कर दिया था। अब उसकी सांसें अटकने लगती है, जिसके बाद वो सनमिंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि भाई एक्सेस कार्ड ले आ, लेकिन उसी टाइम पे सनमिंग सामने से ही उसके पास कॉल करता है। सनमिंग सन को बताता है कि वो अपने काम से कहीं जा रहा है और वो कुछ टाइम तक सन के साथ रह नहीं पाएगा, इसीलिए सन उसके खातिर उसके घर की रखवाली कर ले और उसके घर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सन कहता है भाई तू ठीक तो है, कुछ हुआ तो नहीं? सन कहता है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, बस तुम मेरे घर का ध्यान रख लियो बस, और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद सनमिंग फोन को काट देता है और उसी टाइम पे वहाँ पे सनमिंग का इंस्ट्रक्टर आता है जो उसको एक बोरा उठा के देता है और उससे कहता है कि आज से उसका ट्रेनिंग मिशन डबल कर दिया जाता है। जिससे सनमिंग हैरान होकर कहता है कि साला मैं ये ट्रेनिंग मिशन भी पूरा कर पाऊंगा कि उसे पहले ही मेरी लाशें बिछा दी जाएंगी। जिसके बाद वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि अब मुझे दुनिया नहीं बचाना, मुझे बस नॉर्मल इंसान बना दो। सन को पता चल जाता है कि सनमिंग कोई बात तो छुपा रहा है, लेकिन उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक वो ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक्सेस कार्ड है ही नहीं। जिसके बाद अगला सीन 1 घंटे बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि सन ने 200 रुपए दे के एक बंदे
बंदे से एक्सेस कार्ड बनवा लिया था। इसके बाद सन के पास जोजो का कॉल आता है जो उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। सन उसकी आवाज से ही उसे पहचान लेता है, जिसे जोजो खुश होकर कहती है कि वाओ तुम तो रियल फैन हो, तुम तो मेरी आवाज से ही मुझको पहचान लेते हो। सन आगे से कहता है कि बचपन से ही तुम्हें देखते हुए आ रहा हूँ, कैसे नहीं पहचानूंगा। खैर जोजो ने सन को इसलिए कॉल किया था क्योंकि उसे सन की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो लोग उसे उठा के लेके गए थे। सन बताता है कि मैं तो ठीक हूँ और तुम्हें पता ही चल गया होगा मेरी आवाज सुन के। वैसे तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? जोजो आगे से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है, तो वो कुछ टाइम तक घर पे ही रहने वाली है। बातों बातों में सन उसे पूछ लेता है कहाँ पे रहती हो, तो फिर जोजो आगे से बताती है वैन युआन विलेज के अंदर, और इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए उसे किसी को भी नहीं बताना है कि वो कहाँ पे रहती है। लेकिन सन जैसे ही गाँव का नाम सुनता है तब उसे याद आता है कि फ्यूचर सन ने उसे बताया था कि अगला इरप्शन उसी माउंटेन के पास होने वाला है, और फ्यूचर वाले सन ने सन से पहले ही कह दिया था कि उसे पहले ही माउंटेन के पास पहुंच जाना है, नहीं तो गांव वाले उसे अंदर बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे। सन अपने मन के अंदर सोचता है वाओ क्या कोइंसिडेंट है, दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है। खैर जोजो सन से कहती है कि उसका गांव काफी ज्यादा छोटा है और ढूंढने में परेशानी होगी, लेकिन वो माँ कसम बहुत ज्यादा सुंदर है और उसे वहाँ की सीनरी देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सन इस चीज के लिए मान जाता है और वो जोजो से कहता है कि वो उसके गाँव आएगा, लेकिन क्या जोजो उसे एंटरटेन करेगी, जिससे जोजो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वैन काफी ज्यादा सीरियस है और उसे ऐसा लगता है कि वैन उसे डेट के लिए इनवाइट कर रहा है। इसीलिए वो शर्माते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे तैयारी कर लेनी चाहिए अपने हाथों पे हल्दी चढ़वाने के लिए। इसके बाद वो सन से कहती है कि वो उसे एंटरटेन करेगी, वो किसी भी टाइम उसके विलेज आ सकता है। बात खत्म होने के बाद सन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है और कल्टिवेट करना शुरू करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी युआन ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम हो गई है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन बेहतर नहीं हो पा रही है और उसे ताकतवर से निपटने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। और उसी टाइम पे सन का मैसेज आ जाता है फ्यूचर वाले का। सन जब मैसेज को चेक करता है तब फ्यूचर वाले सन ने वहाँ पे ब्रोकन स्टार ब्लेड टेक्निक का मैनुअल भेजा था, वो भी जिप फाइल के रूप में। अगले सीन में हम लोग सन को ब्रोकन स्टार ब्लेड की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, वो भी मच्छर मारने वाले रैकेट के साथ, और उसने मदद के साथ कई सारे मच्छरों को भी मार गिराया था। और इसी तरीके से हमारे सन ने ब्रोकन स्टार ब्लेड को भी पूरा सीख लिया था। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं शॉट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन बिना शॉट के मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस ऐसा महसूस करना है कि मेरे हाथों में रियल शॉट आ गई है, जिसके बाद बोलना है बनकाई। जिसके बाद सन पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि उसने घर की ऐसी की तैसी कर दी है और उसके पूरे कमरे की धज्जियां उड़ गई है। जिसके बाद अगला सीन कुछ घंटों के बाद का होता है। हम लोग सन को देखते हैं जो कि बस लेके जोजो के गाँव जाने वाला था। जिसके बाद उसे बस मिल जाती है और वो बस के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लगने वाला था, इसीलिए वो बस के अंदर सो जाता है। जिसके बाद वो अपने वॉइड के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो आयरन ट्री की एक टहनी को तोड़ लेता है और उसे शॉर्ट के अंदर चेंज कर देता है। सन हमें बताता है कि वो अपने वॉइड के अंदर किसी भी चीज को मैनीक्राफ्ट कर सकता है और उससे अलग अलग चीजें बना सकता है। साथ ही में सन के पास स्पिरिचुअल वाटर भी था जो अपनी मनमर्जी के मुताबिक उसे इधर से उधर कर सकता है। और यही नहीं, हमारे सन के पास ये भी एबिलिटी थी कि वो अपनी वॉइड के अंदर पानी के ऊपर भी चल सकता है। जिसके बाद वो पानी के ऊपर दौड़ने लगता है और कहता है निंजा हथौड़ी मैं आ गया हूँ। जिसके बाद सन वहाँ पे टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करते हुए पेड़ों को ऊपर तरफ उड़ाता है और उन सभी पेड़ों को अलग अलग शॉट्स के अंदर क्राफ्ट कर देता है। जिसके बाद सन को ऐसा लगता है कि वो अपनी वॉइड के अंदर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इनविंसिबल है, पोकेमॉन है। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि इसको बड़े माउंटेन के अंदर चेंज कर दो, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जिससे सन को समझ में आ जाता है कि वो जो चाहे वो सब कुछ क्राफ्ट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को क्राफ्ट कर सकता है जो कि इस दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं। इसके बाद सन को बाहर खड़ी हुई एक आंटी जगाने लगती है और जब सन को होश आता है तो वो आंटी उसे घूर के देख रही थी, क्योंकि सन काफी देर से सो रहा था और वो उसे जगाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। जिसके बाद सन बस स्टॉप पे उतर जाता है, लेकिन उसे अभी भी आगे जाना था क्योंकि गाँव स्टॉप से काफी ज्यादा दूर था। क्योंकि आसपास कोई था नहीं, इसीलिए वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और जंप करते हुए तेजी के साथ विलेज के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही विलेज के अंदर आता है तब उसकी मुलाकात एक अंकल से होती है। वो अंकल सन से पूछते हैं क्या तुम कोई स्टूडेंट हो या फिर टूरिस्ट। इस पे सन आगे से बताता है कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए आया है, लेकिन अंकल को यकीन नहीं होता है और वो उसे कहते हैं कि तुम आर्कियोलॉजिकल टीम से हो ना। आर्कियोलॉजिकल टीम बाबा आदम के जमाने की चीजों को ढूंढने का काम करती है, जैसे इजिप्ट के अंदर पुरानी ममीज को ढूंढना। खैर अंकल सन से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग हमेशा हम जैसे ईमानदार लोगों से झूठ ही कहते हैं,
हैं। कल रात यहाँ पे एक फार्मर आया था जो कि किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो आधी रात में कुछ लोगों को ले जाके माउंटेन के ऊपर खुदाई कर रहा था किसी चीज को ढूंढने के लिए। इसे सन को समझ में आ जाता है कि मलाई को लूटने के लिए पहले ही चटोरे आ चुके हैं। अंकल कहते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं जो कि माउंटेन के ऊपर रह रहे हैं और वो अपने साथ कई सारे कमाल की मशीनें और एडवांस टूल लेके आए हैं। अगर सन उन्हें सब कुछ साथ साथ बता देता है तो फिर वो उनसे उन्हें मिलवा देंगे। सन आगे से कहता है कि अंकल मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझसे पहले यहाँ पे कौन आए थे। लेकिन अंकल को अब सन की बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे जुजू आती है जो कि अंकल को डैड कहती है और वो अपने डैड से पूछती है कि आप नाश्ता ले आए। उसी टाइम पे सन की नजर जुजू के ऊपर पड़ती है और जुजू सन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें रास्ते के बारे में इतनी जल्दी पता कैसे चल गया। अंकल इस बात से हैरान हो जाते हैं कि जुजू उन्हें बिना बताए किसी लड़के से मिल रही है, वो भी उसके बचपन का दोस्त बता के। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी वाइफ को कॉल करके कहते हैं कि हमारी बेटी को कोई लौंडा लूटने के लिए आया है, जल्दी से लठ तैयार करिए तेल लगा के। जुजू सन से पूछती है कि उसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला, यहाँ पे आने में तो कई सारे रास्ते पड़ते हैं। सन आगे से कहता है कि अगर पीछे आग लगी हो तो फिर पानी मिल ही जाता है और इसी वजह से इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। उसी टाइम पे हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और वो सन के ऊपर काफी टाइम से नजर रखे हुए है और उसे पहले से ही पता था कि सन यहाँ पे जरूर आएगा। जिसके बाद सन जुजू को पटाखने के लिए उसे कहता है कि मेरे पास एक मैजिक ट्रिक है, क्या तुम देखना चाहोगी। जुजू कहती है बिल्कुल भाई। तो फिर सन आगे से मैजिकल ट्रिक का तो नहीं लेकिन डिवोवर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने पोर्टल से वहाँ पे एक प्यारा सा नेकलेस निकाल लेता है और वो जुजू से कहता है कि ये तुम्हारे लिए। जुजू आगे से कहती है ट्रिक तो बड़ी कमाल की थी, लेकिन ये नेकलेस दिखने में काफी ज्यादा कीमती लगता है। सन आगे से बताता है कि उसने इसे खुद से बनाया है, इसीलिए जुजू बिना किसी दिक्कत के इसे रख सकती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बातों को लंबा कर रहा हूँ तो चैप्टर सिर्फ 26 हैं और 12 चैप्टर पहले ही कवर हो चुके हैं। स्टोरी में वापस आते हैं। जुजू उस नेकलेस को रख लेती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो सन से कहती है कि अगली बार से सन उसे कोई भी कीमती गिफ्ट नहीं देगा। सन आगे से कहता है कि अगली बार से क्या तुम दोबारा मिलना चाहती हो, जिसपे जुजू शर्माते हुए कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था। जिसके बाद सन वहाँ पे हंस हंस के बातें कर ही रहा था कि उसी टाइम पे उसे भयानक औरा महसूस होता है और जब सन पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि ये औरा फादर से आ रहा था जो अपनी लड़की को किसी लड़के के साथ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिसके बाद वो जुजू से कहते हैं कि अगर तुम्हारी बातें हो गई हैं तो फिर चलो तुम्हारी मदर को ढूंढ लेते हैं। जुजू जाने से पहले सन से पूछती है कि वो कहाँ पे रह रहा है। सन आगे से बताता है कि उसने रुकने के लिए अभी कोई होटल तो चेक नहीं किया है, लेकिन वो आस पास कोई रूम ले लेगा और अगर जुजू उसे मिलना चाहे। लेकिन उसी टाइम पे फादर सामने आते हैं और वन को घूरने लगते हैं तो फिर सन की वही आवाज नहीं निकलती है और वो बीच ही में अटक जाता है। इसके बाद फादर जुजू को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद सन उस लड़की से कहता है कि बाहर आ जाओ, छुपने की जरूरत नहीं है। वो लड़की सामने आती है और पूछती है कि तुम्हें कब से पता था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सन आगे से कहता है कि शुरुआत से ही। सन उसे पूछता है कि मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पे लेट से आए हो इसीलिए मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी, वैसे मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ इसीलिए तुम मेरे पीछे आओ और तुम्हें पता ही होगा कि एनर्जी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, इसीलिए हमारा गोल एक ही है, तो शायद हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं अगर एक बार हम सभी लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कमरे के अंदर से यू बाहर निकलता है जो कि सन से कहता है कैसा है भाई। तो फिर सन उसे घूरते हुए कहता है अखियों से दूर हो जा नहीं गोली मार दूंगा। और वो आगे कहता है कोलैब, वो भी इस आस्तीन के सांप से जिसको दूध पिलाए उसी को डस ले। जिसपे यू आगे से माफी मांगते हुए कहता है कि उस टाइम मैं डर गया था भाई, इस बार नहीं भागूंगा। सन आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता आस्तीन के सांप। इसके बाद यू वहाँ पे अपनी कंडीशन बताता है कि वो यहाँ पे इसलिए आया है ताकि वो अपनी अंदर चल रही आग को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो हाल ही में अपनी एबिलिटी के ऊपर कंट्रोल खोते जा रहा है। और यू के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अवेकनर्स को अपनी एबिलिटी हर टाइम यूज करना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी एबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। इसलिए ये लड़की अपनी एबिलिटी को हर टाइम यूज किया करती है छुपने के लिए। वो लोग सन से पूछते हैं क्या उसे कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं हुई। सन आगे से कहता है कि मेरी एबिलिटी तुम्हारी तरह नहीं है, मेरे ऊपर ध्यान मत दो आस्तीन के सांप। इसके बाद वो लड़की बताती है कि उसके पास इंफॉर्मेशन है कि 6 या फिर 7वीं शाम को यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्लोड होगा, जिसके बाद वो लोग उसका पहुंच उठा सकते हैं। और वो लड़की सन से पूछते हैं कि उसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाले साले कपटी हैं, इनके साथ अलायंस बिछाना इतना भी बुरा नहीं होगा अगर मैं होशियारी दिखाता हूँ। और वैसे भी इन लोगों ने अपनी सिंसियरिटी दिखा दी है। इसके बाद सन
उन लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता देता है कि वो एनर्जी का धमाका कहाँ होने वाला है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि साले को एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता है। वो लड़की सेन से कहती है कि अभी की टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन को बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सन के ऊपर भरोसा करती है। सन आगे से कहता है कि मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, मुझे बस ऑक्सीजन एलिमेंट चाहिए। युआन यांग सालों ने चेंज कर दिया, बाकी दुनिया के बाढ़ में मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, और उन लोगों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसी टाइम पे सन को पीछे की तरफ धमाका सुनाई देता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ी आग लग गई थी। लेकिन सन को ये बात समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे ये धमाका कैसे हो गया। वो लड़की बताती है कि शायद गैस लीक हो गई होगी, क्योंकि अगर ये एलिमेंट एक्सप्लोजन होता तो फिर ये पूरी जगह ही उड़ जाती और कोई भी गाँव वाला जिंदा न बचता। यो आगे से कहता है कि अगर ये मर भी जाते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो फिर सन उसे घूर के देखता है और इतना कहने के बाद वो आगे की तरफ निकल जाता है। यो आगे से कहता है कि इस बच्चे को क्या हो गया, चलो देखते हैं कि ये कितने लोगों को जिंदा बचा सकता है। वो लड़की यू से कहती है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, फोर्स कुछ ही टाइम में यहाँ पे आती ही होगी, और अगर हमें थोड़े बहुत फायदा चाहिए तो फिर हमें उसके साथ काम करना ही पड़ेगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने लीजन को हरा दिया था, वही मास्टर का मास्टर डिसाइपल, और उसके कुछ कनेक्शन बाई वीवी के साथ भी हैं। इसलिए उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यू क्या करता है, लेकिन अगर उसने प्लान को बर्बाद किया तो फिर उसकी चमड़ी उधार दी जाएगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। ये उससे कहता है कि तू बस देखती जा, जल्दी या फिर बाद में मैं तुझे पछतावा करवा के रहूंगा। इधर सन जुजू को मैसेज करता है तो जुजू बताती है कि वो ठीक है और वो बाकी लोगों को मदद कर रही है। जिसके बाद सन अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि जुजू हल्की सी घायल है लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं है। जिसके बाद सन फ्यूचर वाले सन को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि विलेज के साथ क्या होगा। फ्यूचर वाला सन बताता है कि विलेज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और जल की ढेर हो जाएगा। इसके बाद उन लोगों ने जुजू को दोबारा कभी लाइव स्ट्रीम करते हुए नहीं देखा है, यानी कि बेचारी इसी लड़ाई के दौरान मारी जाएगी। जिसके बाद सन जुजू को कॉल करता है और उससे कहता है कि अपनी फैमिली को लो और वहाँ से तुरंत के तुरंत निकल जाओ। जुजू उससे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो सन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जितना कहा है उतना करो। उसी टाइम में दुनिया बदलने वाली है और उसका विलेज इस दुनिया से गायब हो जाएगा, और उसे भी पता चल ही गया है कि चीजें कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस होती जा रही हैं। जुजू कहती है कि वेयरहाउस की वजह से यहाँ पे आग लगी है, लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। सन आगे से कहता है कि उसे पता तो है लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अभी के लिए वो लोग सन के ऊपर भरोसा करें और अपनी फैमिली को लेके वहाँ से निकल जाएं। जिसके बाद जुजू अपनी फैमिली के पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है और वो अपने फादर के साथ बहस भी करती है, लेकिन उसके फादर बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। जुजू सन से कहती है कि उसकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन उसे अपनी फैमिली के साथ बात करनी ही पड़ेगी, तभी वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। सन को भी काफी अच्छे से पता था कि उसके कुछ कहने से उसकी फैमिली थोड़ी ना बात मान लेगी। वो लोग सदियों से इस गांव के अंदर रहते आ रहे हैं और किसी के कुछ शब्द कह देने से थोड़ी ना गांव अपना छोड़ के जाएंगे। इसके बाद सन आकाश को देखते हुए सोचता है कि समय आने ही वाला है जिसके बाद दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट एक्सप्लोजन होगा, जिसके बाद दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरी जमीन हिलना शुरू हो जाती है और पूरा का पूरा गांव डगमगाने लगता है। सभी लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और हम लोग देखते हैं कि पूरे गांव के अंदर से सतरंगी तरह की लाइटें बाहर निकलने लगती हैं। इसी के बाद वहां पे धमाके होना शुरू होते हैं और पूरा गांव देखते ही देखते डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन वालों को देखते हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ से एनर्जी निकल रही थी, और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे वीवी आ गए थे जो अपनी फोर्स को लेके आई थी। उसी टाइम पे हम लोग यू को देखते हैं जो कि लपटों के अंदर घिरा हुआ था और उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बढ़ गई थी, और वो वीवी से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कल्टीवेशन के दौरान उसे परेशान करने की। हमें साथ में बताया जाता है जो फायर मैनिपुलेटर्स होते हैं वो अपनी पावर को इनहेंस कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी को ताकतवर बना सकते हैं फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करके। वहीं पे यू को यह भी पता चल जाता है कि वीवी के पास आयरन एबिलिटी है, यानी कि वो अपने ऑरा को लोहे के अंदर चेंज कर सकती है। जिसके बाद यू वीवी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने हाथों पे एक फायरबॉल बना के वीवी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वीवी के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। ये उसे कहता है कि वो भले ही आग से इम्यून हो, लेकिन उसके कपड़ों के बारे में क्या, अगर वो बीच में उंगली करना बंद नहीं करेगी तो फिर वो उनको जला के राख कर देगा। जिसपे वीवी अपने कोट उतार के नीचे फेंक देती है और गुस्से में यू से कहती है कि ऐसा लगता है कि यू मरना चाहता है। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हुए यू के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यू अपने हाथों को जोड़ता है और वहाँ पे एनर्जी का एक ब्लास्ट करता है, और उस धमाके की वजह से वीवी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो जल्दी से नीचे
से एक पत्थर की चट्टान उठा लेती है, जिसकी मदद से वो उस फायर वाले हमले को ब्लॉक कर लेती है। यू विवी से कहता है कि उसकी एजिलिटी कमाल है, शायद से वो बेड के ऊपर भी इसी तरीके से तेज होगी। विवी उससे कहती है कि तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। इस पे यू आगे से कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही विवी उसके ऊपर पत्थरों से हमला करती है। इससे यू का ध्यान भटक जाता है और वो उन्हें ब्लॉक करने के लिए अपने सामने आग की एक शील्ड बना लेता है। विवी इसी मौके का फायदा उठाती है और वो तेजी से यू के पास पहुंच के उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारती है और उसके जबड़े को तोड़ देती है। यू घुसंड खाने के बाद विवी से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मौत से खेलना चाहती हो। विवी आगे से गुस्से में कहती है कि मुझे खेलना है। वहीं पे हम लोग उस बैंगनी बाल वाली लड़की को देखते हैं और उसे यू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बेफालतू में ही उल्टा सीधा काम कर रहा था। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर मुझे अपनी ताकत को छुपाना न पड़ता तो अब तक मैं तेरी गुद्दी चटकटा चुकी होती। इसके बाद हम लोग सन को देखते हैं जो उस जंगल के अंदर घूम रहा था और साथ ही में टेम्परेचर गर्म से गर्म होते जा रहा था। इस चक्कर में उसके बेचारे के जूते भी पिघल के जमीन के अंदर गिरने लगते हैं और उसे चलने में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ ही टाइम में युवान एनर्जी बाहर निकलती ही होगी और उसी टाइम पे उसे पीछे से युवान एनर्जी महसूस होती है। जिसके बाद सन अपने स्पेस को एक्टिवेट करता है और वहाँ पे जितनी भी युवान एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे पोटेंशियल पॉइंट मिलने लगते हैं, जिसके के साथ उसकी पावर धीरे धीरे करके डबल होने लगती है। लेकिन उसी बीच सन को कुछ महसूस होता है और जब वो पीछे की तरफ जाता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे वही लड़की है जो कि सन से कहती है कि हमारी पार्टनरशिप के बारे में क्या हुआ। सन आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें लोकेशन के बारे में बताया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम वहाँ पे नहीं थी और इसके अलावा तुमने मुझसे झूठ बोला और इसके बावजूद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी टांग खींच रही हो। तुम्हारे पार्टनर के बारे में क्या हुआ, वो कहाँ पे चला गया? जिसपे वो लड़की सन से कहती है कि उसके बारे में भूल जाओ, जो एनर्जी है वो काफी तेजी के साथ फैल रही है, जिससे शायद कई सारे एक्सपर्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें दूर रखने के लिए यहाँ पे इनविजिबल फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी और उसके लिए उसे सन की मदद चाहिए। सन आगे से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ। वो लड़की बताती है कि वो इनविजिबल फॉर्मेशन को अपने आसपास बना लेगी, जिससे कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा जब वो दोनों एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। और उसके लिए इस लड़की को काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो एनर्जी सन देगा और कोई नहीं। लेकिन वो लड़की ये सब कहते हुए शर्मा रही थी। सन उससे कहता है शर्मा क्यों रही हो। इसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद से एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए उन दोनों को उल्टा सीधे हरकतें करनी पड़ेंगी। लेकिन वो लड़की सन को घूरते हुए कहती है कि बस अपना हाथ मेरी पीठ के ऊपर रखो और कुछ भी नहीं। इस पे सन कहता है ठीक है भाई, गुस्सा मत हो। इसके बाद सन आगे बढ़ता है और वो अपना हाथ उस लड़की की पीठ के ऊपर रखता है और उसे एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करता है। इसके बाद वो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक इनविजिबल फॉर्मेशन बना लेती है। इसके बाद वो दोनों घेरे के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन उस लड़की को एनर्जी एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और वो काफी धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोल के सन को देखती है तो सन काफी तेजी के साथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसीलिए उस लड़की को ये लगता है कि सन के पास ए लेवल का टैलेंट है। जिसके 1 घंटे के बाद वो लड़की अपना बैरियर हटा देती है। जिसके बाद हम लोग विवी को देखते हैं जो काफी थकी हुई थी, लेकिन उसे ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। लेकिन हम लोग यू को देखते हैं और उसकी हालत विवी से ज्यादा खतरनाक थी और वो चोटों से भरा हुआ था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि विवी की साइड वाले लोगों को कुछ लोगों को नजर आता है जो कि और कोई नहीं सन और वो लड़की थे, जो कि चलते हुए वहाँ से बड़े आराम से जा रहे थे। वो लोग जैसे ही उस लड़की को सन के साथ देखते हैं तो वो लोग बताते हैं कि वो डार्क ग्रुप से है और उसका नाम मू लिन कू है। हमें इस लड़की का नाम पता चल चुका है तो फिर हम लोग उसे मू ही बुलाएंगे। वो पीछे मुड़ के सन से कहती है कि ध्यान रखना। इतना कहने के बाद वो गायब होके वहाँ से निकल लेती है। वो बंदा तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मू के ऊपर हमला करने लगता है, जबकि वो वहाँ से जा चुकी थी। ऐसी हरकतों को देख के सन को हंसी आने लगती है तो वो बंदा पीछे मुड़ता है और सन से कहता है कि तुम उसके साथ थे, जिसका मतलब है कि तुम भी डार्क ग्रुप से हो। लेकिन विवी उसे ऑर्डर देती है कि उसे सन के साथ कुछ भी नहीं करना है। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं इस औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो ये मेरे ऊपर चिल्लाती है और मेरा पीछा करती है और उसके बाद ऐसी हरकतें भी करती है कि कुछ लोगों को लगेगा कि जैसे हम दोनों एक साथ काम कर रहे हो। उसी टाइम पे वो बंदा सन के ऊपर चाकू लेके हमला करता है तो सन उसके मुंह के ऊपर एक ही घूंसा मारता है और वो उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। इसके बाद सन विवी की तरफ देखता है तो विवी को समझ में आ जाता है कि उसे सन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बंदा अपने लोगों से कहता है कि वो लोग सन को जाने नहीं दे सकते हैं। विवी उसे ऑर्डर देती है कि वो उसकी मदद क्यों नहीं करता है उस आग वाले बंदे से निपटने के लिए। लेकिन वो बंदा आगे से विवी के ऑर्डर को मना कर देता है और कहता है कि वो मुंह के साथ था और वो डार्क ग्रुप से है, इसीलिए वो बंदा कोई अच्छा पर्सन नहीं है, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग सन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी टाइम पे विवी उसे कस के ऑर्डर देती है और कहती है कि अभी के अभी मेरे पास आओ। लेकिन वो लोग विवी के ऑर्डर को फिर से नहीं मानते हैं और कहते हैं कि उसने चेन
फैमिली के एक एक्सपर्ट को मारा था और इसीलिए चेन फैमिली ने मुझे हायर किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता हूँ और तुम भी चेन फैमिली के लिए कोई भी परेशानी खड़ी मत करो, नहीं तो मुझे दोस्त मत देना जब मैं रूथलेस बन के तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ। जिससे विवी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पता चल जाता है कि ये सभी चेन फैमिली की तरफ से हैं। इसलिए इन लोगों ने उसी मिशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी जब वो लोग मिशन को शुरू कर रहे थे, और जब विवी यू के साथ फाइट कर रही थी तब ये लोग उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े थे, क्योंकि इन लोगों का टारगेट सिर्फ सेन था और कोई नहीं। सेन उन लोगों की नौटंकी देख के हंसने लगता है और उन लोगों से कहता है कि रूथलेस बनोगे, वो भी मुझे मारने के लिए। इसके बाद चेन विवी से पूछता है कि अगर मैं इन्हें मार देता हूँ तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो फिर विवी हाथ से इशारा करती है और सेन से कहती है जाओ और जाके मार दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। सेन उन लोगों से कहता है कि अब तो भाई ऑर्डर मिल चुका है, अगर तुम लोगों को आखिरी शब्द कहने हैं तो फिर तुम लोग कह सकते हो। जिसपे वो लोग कहते हैं कि तुम मौत से टकरा रहे हो। इसके बाद वो सभी सेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। उसी टाइम पे सेन अपनी शॉट को वहाँ पे मंगाता है और उसके अंदर एनर्जी को फील्ड करने के बाद उन लोगों के ऊपर एक स्लैश मारता है और उसके स्लैश मारने के साथ ही सामने की तरफ एक वेव जाती है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी धमाके के अंदर से एक बंदा सेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि सेन उसके पीछे जाता है और अपने खंजर को उसके सीने के आर पार कर देता है। आखिरी बचा हुआ बंदा सेन की पावर को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन सेन उसको मार पाता कि उससे पहले ही उसे पीछे से बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि गांव के अंदर से आ रही थी, और उसी मौके का फायदा उठा के वो बंदा वहां से भाग लेता है। सेन उसके पीछे भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी गांव के अंदर बचे हुए लोगों को बचाना था। इसके बाद सेन जब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गांव को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि गांव के अंदर और भी ज्यादा आग भड़काने वाला और कोई नहीं यू था। जिसके बाद सेन तेजी के साथ वहां पे उड़ते हुए जाता है और वो डायरेक्ट सू के पास पहुंचता है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे उसे लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो कि मदद के लिए भीख मांग रहे थे, और सेन सबसे पहले लोगों को बचाना सबसे जरूरी समझता है। इसके बाद वो जाता है और लोगों को बचाना शुरू कर देता है, और उसी टाइम पे सेन को वहाँ पे जू के फादर दिखाई देते हैं। सेन जाके उन्हें भी बचाता है और उनसे पूछता है कि जुजू कहाँ पे है, तो उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने जुजू को नहीं देखा है, वो उनके साथ बात कर रही थी और नाराज होकर वॉक पे चली गई थी। इसके बाद उन्हें नहीं पता है कि जुजू कहाँ पे गई है। सेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जुजू को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जुजू कहीं भी नहीं दिखाई देती है, और उसी टाइम पे उसे दोबारा किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो सेन मदद करने के लिए उस तरफ जाने लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेन ने कई सारे लोगों को बचा लिया था और वो सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे। उसी टाइम पे वहाँ पे विवी आती है और वो सेन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। सेन आगे से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जल्दी से हॉस्पिटल वालों को कॉल करे और यहाँ पे एम्बुलेंस और फायर विकेट को बुला ले। विवी बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो कॉल लगाना शुरू करती है। उसी टाइम पे सेन को कुछ अजीब सा सेंस होता है और वो एक झटके में वहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोग सेन को भगवान मान लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारी मदद करने के लिए आया, बिल्कुल एक भगवान की तरह। उसी टाइम पे हम लोग सेन को देखते हैं जो कि जंगलों से होता हुआ किसी तरफ जा रहा था। दरअसल सेन को जोजो की प्रेजेंस महसूस हो गई थी जो कि एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर से आ रही थी, और उस गुफा का मुंह इतना बड़ा था कि 3 लोग एक साथ अंदर घुस सकते थे। और जब सेन थोड़ा सा गहराई के अंदर जाता है तब उसको अंदर गुफा के अंदर लाल लाल आंखें दिखाई देती हैं, तो सेन अपनी आंखों के पावर्स को एक्टिवेट करता है। तब उसे पता चलता है कि गुफा के अंदर एक भालू है जिसने प्रकृति के नियम को तोड़ दिया है और वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। वो भालू तेजी के साथ आगे बढ़ता है और सेन के ऊपर जोरदार हमला करता है, लेकिन सेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद सेन उसे रुकने को कहता है तो वो भालू रुक भी जाता है। सेन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी स्ट्रेंथ और साइज वो सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसा लगता है कि ये भी म्यूटेशन की वजह से म्यूटेट हो गया है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये भालू इंसानी भाषा समझ सकता है, क्योंकि जब सब ने उसे रुकने के लिए बोला तब वो रुक भी गया। सेन आगे से भालू को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है और वो उसका नाम सेन है, लेकिन उसी टाइम पे भालू गंदा खेल खेलता है और वो सेन के ऊपर अटैक करके उसे पीछे पटक देता है। सेन आगे से कहता है कि साला गद्दारी करवे, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो भालू अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो सेन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि चलो अब हम लोग ताकत से ही बात करते हैं। जिसके बाद सेन और भालू दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और एक दूसरे के पंच आपस में टकराते हैं, लेकिन सेन की पावर ज्यादा होने की वजह से भालू पीछे उड़ते हुए जाता है और दीवार से जा टकराता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वो दोबारा खड़ा होता है और चीखना शुरू करता है। इसके बाद सेन आगे बढ़ता है और वो भालू के साथ कुश्ती लड़ने लगता है। इसके बाद सेन लगातार भालू के ऊपर 3-4 पंच मारता है और उसके सर को सुझा देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भालू अपना सर पकड़ते हुए रो रहा था। सेन उसके ऊपर दोबारा हमला करता कि उससे पहले ही भालू सेन के पैर पकड़ लेता है और अपनी भाषा में कहता है छोड़ दे भाई। सेन उससे कहता है कि अच्छा अब तुम बात मानने लगे। उसी टाइम पे फ्यूचर
फ्यूचर वाला सन के कानों में कहता है डीमन गेट रियलम। सन आगे से कहता है कि तुम मेरे कान में ऐसे बात क्यों कर रहे हो भाई। फ्यूचर वाला सन बताता है कि उसे भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कॉन्शियस अब उसके साथ जुड़ चुकी है। जिसे सन जो देख सकता है अब वो फ्यूचर वाला सन भी देख सकता है और वो दोनों इसी तरीके से अपने माइंड के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। सन आगे से कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एबिलिटी लेवल अप हो गई है। फ्यूचर वाला सन आगे से कहता है कि हाँ, मुझे ये तो नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब हम दोनों को फोन के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों जुड़ चुके हैं। अब जो तुम देख सकते हो वो मैं भी देख सकता हूँ। जिससे सन हैरान होकर कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम साला सब कुछ देख सकते हो। मैं जब खा रहा होऊंगा, पी रहा होऊंगा, नहा रहा होऊंगा और यहाँ तक कि धो रहा होऊंगा तब भी। इस पे फ्यूचर वाला सन कहता है क्या मैं तेरे को इतना ज्यादा बेशरम दिखाई देता हूँ कि जब तू धो रहा होगा तब मैं ये चेक करूंगा कि तूने धोई या नहीं। सन आगे से कहता है छोड़ भाई, तूने अभी जो डीमन रियलम के बारे में बताया था उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे सकता है। फ्यूचर वाला सन आगे से कहता है कि जितना मुझे याद है कि ये जगह गांव के अंदर पहले हुआ नहीं करती है, ये अभी हाल ही में यहाँ पे अपीयर हुई है। लेकिन जैसे जैसे हेवन एंड अर्थ चेंज हो रहा है, नई नई जगह यहाँ पे आने लगी हैं और समय के साथ साथ ह्यूमैनिटी को नई नई जगह को टेस्ट करना पड़ेगा जो उनके लिए और भी ज्यादा आपदा लेके आएंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि ये भालू डीमन रियलम से होगा। सन उससे पूछता है तो ये भालू कितना ज्यादा ताकतवर है पिछले वाले के मुकाबले में। फ्यूचर वाला सन आगे से कहता है कि ये तो बस एक बच्चा है दूध पीता हुआ और एक ऑर्डिनरी डीमन, लेकिन रियलम के टर्म के हिसाब से तुम्हारी ताकत अभी 2nd ग्रेड की है और अभी के लिए सबसे ज्यादा फेमस लेवल 9th ग्रेड का है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और 9th ग्रेड पे आने के बाद वो ट्रांससेंडिंग ट्रिब्यूशन एंड असेसन के अंदर भी जा सकता है और उसका टैलेंट अभी के लिए ए रैंक का है, लेकिन उसे पक्का यकीन है कि जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस को गेन करता जाएगा तो फिर उसका टैलेंट एस ग्रेड का बन जाएगा। उसी टाइम पे सन देखता है कि वो भालू अपने साइज को चेंज करता है और पहले से छोटा हो जाता है। फ्यूचर वाला सन उसे बताता है कि डीमंस और बीट्स अलग अलग तरह की चीजों को होल्ड करते हैं और ये शायद उसकी एबिलिटी हो सकती है कि वो अपने साइज को बड़ा कर सकता है और जैसे जैसे उनकी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी तो फिर इसका साइज भी पहले के मुकाबले बढ़ता जाएगा। और बिल्कुल अलग अलग तरह के डीमन और स्पीसीज अलग अलग तरह की एबिलिटी को होल्ड करते हैं। इसके बाद वो भालू सन को आगे की तरफ लेके जाता है, तब सन को जोजो दिखाई दे जाती है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थी और पत्थर के ऊपर लेटी हुई थी। और जब सन पीछे मुड़ के उस भालू की तरफ देखता है तो वो भालू शर्मा रहा था और शर्माते हुए अपने हाथों को ढक लेता है, जिसे सन हैरान होकर कहता है छी, आजकल के जानवरों को भी लोगों के ऊपर क्रश होने लगा है, ये दुनिया क्या होगा रे तेरा। खैर सन आगे बढ़ता है और वो जुजू को जगा देता है। जुजू को होश आता है और वो सन को देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। लेकिन जैसे ही उसे भालू दिखाई देता है जो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, उन दोनों को चिपकता हुआ देख के जुजू सन से कहती है कि यहाँ पे एक भालू है जो हमें घूर रहा है। जब सन पीछे मुड़ के देखता है तब वो भालू उन दोनों को घूरते हुए देख रहा था, खासकर सन को। सन पीछे मुड़ता है और उस भालू से कहता है कि ये मेरी है, क्या तुम खुश नहीं हो। जिसपे वो भालू सन को दोबारा घूरते हुए देखने लगता है और गुर्राने लगता है। सन उससे कहता है कि भैया सावधानी से, नहीं तो मैं तेरे को इतना मारूंगा कि तेरी पैंट गीली हो जाएगी और जिसके बाद मैं तेरी गीली पैंट से तुझसे दोबारा मारूंगा। जिसपे वो भालू डर जाता है और आगे से सन को थम्स अप करते हुए कहता है कि भाई वो तेरी ही है, ले जा इसे यहाँ से। इसके बाद वो भालू आगे बढ़ता है और जुजू के सामने झुक जाता है, यानी कि भाई ने अपनी हार मान ली है। जिसके बाद वो जुजू को देखते हुए वहाँ पे स्माइल करने लगता है और भाई के दांत कोलगेट ऐड के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। इसके बाद सन जुजू से पूछता है कि वो यहाँ पे आ कैसे गई। जुजू उसे बताना शुरू करती है कि उसकी बातें सुनने के बाद उसे नींद ही नहीं आ रही थी। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो थोड़ी देर के लिए चलने के लिए जाएगी, लेकिन वो जैसे ही माउंटेन के पास पहुंची तब अचानक से भालू भाई साहब आए और उसे उठा के यहाँ पे ले आए। इसके बाद जुजू को समझ में आ जाता है कि सन ने भालू को हरा दिया है, तो वो सन से पूछने लगती है क्या तुम अवेकनर हो, क्या तुम्हें उड़ना आता है। सन आगे से कहता है कि चलो सबसे पहले तुम्हारी फैमिली के पास चलते हैं, जिसके बाद हम लोग बात करेंगे। सन उसकी बातों को टाल देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैंने इसे जवाब देना शुरू किया तो पता नहीं ये मुझसे क्या क्या पूछ लेगी। इसके बाद सन जुजू को उठाता है और गुफा से बाहर जाने लगता है, तो वो भालू आगे से रोते हुए अपने पहले प्यार को अलविदा कहता है और उन लोगों को दुआ देता है। वहीं पे जुजू सन को बताती है कि उसने इंटरनेट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं कि दुनिया बदलने वाली है और पूरी दुनिया कुछ ही देर में बदल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कल्टीवेटर और अवेकनर्स आ जाएंगे और कुछ दिनों बाद जब उसने मैसेज को दोबारा चेक किया तब वो मैसेज इंटरनेट से गायब हो चुके थे। जुजू अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर सन एक अवेकनर है तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और वो दोनों मिलने से पहले ही अलग हो चुके हैं और उनकी दुनिया बिल्कुल भी सेम नहीं रही। जिसके बाद जुजू गांव के पास पहुंच जाती है तो उसी टाइम पे जुजू को याद आता है कि सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसीलिए वो सन को अभी के लिए जितना हो सके उतना जोर से कस के पकड़ सकती है, क्योंकि वो दोनों इसके बाद दोबारा
नहीं मिलेंगे। जिसके बाद वहाँ पे जोजो के फादर और मदर आ जाते हैं और उन्हें जोजो की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जोजो उन लोगों से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के सन की तरफ देखती है तो सन वहाँ से जा चुका था। अगले सीन में हम लोग सन को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रहा था और उसी टाइम पे वहाँ पे विवी आती है जो कि सन से कहती है कि उसने चेन फैमिली के काफी सारे लोगों को मार दिया है, जिसकी बदौलत अब वो पूरी तरीके से खतरे में है। लेकिन सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और इतना कहने के बाद वो आगे की तरफ चलने लगता है। वे भी अपने मन के अंदर सोचती है कि जब वो सन से पहली बार मिली थी तब उसे लगा था कि सन एक डरा हुआ और कायर बंदा है, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि सन बिल्कुल अलग है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उसे पता नहीं चलता है कि सन किस टाइप की पर्सनैलिटी को होल्ड करता है। इसके बाद विवी को यह भी शक होने लगता है कि जब वो सेकंड मिशन पे गई हुई थी तो फिर वहाँ वो पर्सन जिसने मास्क लगाया था वो सन ही होगा। इसको अभी भी नहीं पता चला कि मास्क लगाया हुआ बंदा सन ही था। साला कपड़ा और आवाज भी एक चीज होती है यार। खैर सन विवी को शुक्रिया कहता है उसे याद दिलाने के लिए कि वो अभी भी खतरे में है। अगले सीन में हम लोग सन को एक होटल के अंदर देखते हैं जहाँ पे जब वो अपने पॉइंट्स को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास 80,000 पॉइंट हैं और साथ ही में उसके पास टैलेंट शॉप भी है जहाँ से वो अलग अलग तरह की एबिलिटीज को खरीद सकता है। लेकिन वो एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही महंगी थी। साइकिक एबिलिटी 5 लाख के आसपास थी और बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक कम से कम 10 लाख के आसपास थी। सन अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि उसे किस टाइप की नई एबिलिटी खरीदनी चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे फ्यूचर वाला सन उसे कहता है कि सबसे पहले अपनी डिवॉवर एबिलिटी को अपग्रेड कर लो। सन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो सबसे पहले डिवॉवर एबिलिटी को अपग्रेड कर लेता है तो उसकी एबिलिटी एस रैंक की हो जाती है। फ्यूचर वाला सन बताता है कि ये 3rd ग्रेड की बन चुकी है जो कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वो सन को बताता है कि अब वो जाके स्पेस लेक के अंदर और भी ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता है। सन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जैसे ही लेक के अंदर जाता है तो फिर उसे काफी ज्यादा पॉइंट मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद सन के पास 98,000 पॉइंट हो जाते हैं और वो आई ऑफ परसेप्शन से कहता है कि तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हें जरूर खरीद लूंगा। जिसके बाद हम लोग हेडक्वार्टर बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे विवी आती है। विवी जैसे ही अंदर घुसती है तो उसके सामने वो बंदा जिसने उसके ऑर्डर को सुनने से मना किया था वो बैठा हुआ था और साथ ही में उन लोगों का बॉस खड़ा हुआ था। उनका बॉस विवी से पूछता है कि माउंटेन पे क्या हुआ था और सन के साथ क्या लेना देना है, वो सारी चीजें बताओ। मैं जिलियन विवी को देखते हुए हंस रहा था। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। खैर विवी वहाँ पे बताना शुरू कर देती है कि माउंटेन पे क्या क्या हुआ था और सन एक औरत के साथ था जो कि किसी डार्क ग्रुप से थी और उन दोनों के बीच में कोई बवाल हुआ जिसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता है। विवी के बगल में हम लोग एक और लड़की को देखते हैं जो इस बात को कंफर्म करती है कि विवी ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है। विवी उस औरत को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो औरत विवी के बगल में ही खड़ी थी, लेकिन विवी को पता ही नहीं चला कि कब वो उसके बगल में आके खड़ी हो गई। वो लड़की विवी को बताती है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट है और उसने कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसे सेंसर्स को बंद कर दिया था, इसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई। इसके बाद वो अपना हाथ मिलाने के लिए कहती है लेकिन विवी गुस्से में मना कर देती है। इसके बाद बॉस जिलियांग से कहता है कि तुमने विवी के ऑर्डर्स को मना कर दिया था और बेफालतू में अपने आदमियों को मजबूर किया कि वो सन के ऊपर हमला करें जबकि वो कुछ नहीं कर रहा था, इसीलिए तुम्हें आर्मी से बाहर निकाला जाता है। जिलियांग को इसके ऊपर गुस्सा आता है और वो बाहर जाने से मना कर देता है और कहने लगता है कि वो लोग चेन फैमिली को नहीं जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। उसी टाइम पे एक गार्ड आगे बढ़ता है जो कि जिलियांग के मुंह के ऊपर एक घूंसा मारता है और वो उड़ते हुए दीवार से जा टकराता है। जिसके बाद बॉस उस बॉडीगार्ड से कहता है कि जाओ और जाके इसे बाहर फेंक दो। जिसके बाद विवी बॉस से कहती है मुझे नहीं लगता है कि चेन फैमिली अब सन का पीछा छोड़ने वाली है। बॉस आगे से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं और ऊपर से तुमने बताया था कि मास्क मैन जो माउंटेन के ऊपर था वो असल में सन है और मुझे नहीं लगता है कि उसे चेन फैमिली से कोई दिक्कत है, वो सब कुछ संभाल लेगा। और वैसे भी चेन फैमिली ने कई सारे कांड किए हैं और अब समय आ गया है कि वो लोग अपने पापों का पश्चाताप करें और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे उनकी मदद करने के लिए। सन उनके साथ जैसे खेलना चाहता है उसे खेलने दो, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो हमसे नाराज ना हो। इसके बाद हम लोग सन को देखते हैं जो कि घर जा रहा था। उसी टाइम पे उसके पास यूजी आती है, वो भी चमचमाते हुए स्पोर्ट्स कार के अंदर। इसके बाद यूजी सन से कहती है बैठ जा बाबू, तेरे को घुमा के लाती हूँ। सन कार के अंदर बैठ जाता है और यूजी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। यूजी उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगी? तुम्हें पता भी है जो होटल पीछे खड़े हुए हैं इनकी मालकिन मैं हूँ, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा खाली होंगी कि तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी? इसके बाद यूजी सन को बताती है कि यहाँ के जितने भी होटल्स हैं उन सभी को एक मास्टर ने सील करके रखा हुआ है और वो जैसे ही इनमें से किसी एक होटल से बाहर निकलेगा तो फिर उसे तुरंत मार दिया जाएगा। चेन फैमिली ने फैसला कर लिया है कि वो उसे मार के रहेगी, इसीलिए वो इस कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकता है। इसीलिए यूजी सन से कहती है कि अगर वो उसके साथ चलता है उसकी फैमिली के अंदर तो फिर चेन फैमिली उसे छू तक नहीं पाएगी, क्योंकि ली के मर जाने
जाने की वजह से चेन फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सन आगे से कहता है कि मेरा जवाब नहीं बदलेगा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी इतनी ज्यादा चिंता कर रही हो, लेकिन मैं अपने कांड अपने हाथों से संभाल सकता हूँ। चुपचाप गाड़ी रोको और मैं यहाँ से अकेला चला जाऊंगा। यूजी सन के लिए कार को रोक देती है, लेकिन जब सन कार से बाहर निकलता है तब उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो साइड में देखता है तब उसे पता चलता है कि कुछ गुंडों ने खाना ठूस लिया है, लेकिन साले पैसे देने से मना कर रहे हैं। इसीलिए शॉप ओनर उन लोगों से कहती है कि उन्हें पैसा देके ही जाना पड़ेगा। यूजी सन से पूछती है क्या तुम उसे जानते हो। सन आगे से बताता है कि वो सिस्टर किंग है, जो कि एक डिवोर्स वुमन है, वो भी एक बच्ची के साथ, जो कि इस स्टॉल को चलाती है अपने घर का राशन पानी चलाने के लिए। इसके बाद सन आगे बढ़ता है उनकी मदद करने के लिए, तो फिर यूजी भी सन के साथ आगे बढ़ने लगती है। हम लोग देखते हैं कि वो गुंडे अपने बंदे से कहते हैं कि इसे अपने साथ लेके चलो, मिस्टर चन को एक मैच्योर वुमन की जरूरत है। इसके बाद एक बंदा आगे बढ़ता है और वो सिस्टर किंग को अपने साथ ले जाने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे एक बियर की बोतल उड़ते हुए आती है और उसके मत्थे का गोबरा फोड़ देती है, जिसपे वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कौन है बे। उसी टाइम पे यूजी आगे बढ़ती है, जो कि एक और बोतल उसके मुंह के ऊपर दे मारती है और दोबारा उसका गोबरा फोड़ देती है। सैनो से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिसपे यूजी आगे से कहती है क्योंकि उसके पीरियड चल रहे हैं, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि पीरियड के टाइम पे लड़कियों का माथा सनका रहता है, इसीलिए अगर तुम्हारी किस्मत से कोई गर्लफ्रेंड है, इसीलिए पीरियड के टाइम पे उसे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो वो तुम्हारी खोपड़ी भी फोड़ सकती है। इसके बाद वो बंदा जिसने उस हरे बाल वाले बंदे को ऑर्डर दिया था, वो दो लोगों को आगे भेजता है सन को मारने के लिए, और उसे लगता है कि सन कोई भीगी बिल्ली है, लेकिन अगले ही पल वो दोनों बंदों की लाशें उसके पास आके गिरती हैं, जिससे उस बंदे की आंखें फट जाती हैं और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन इसके बाद वो फिर से कूल बनते हुए कहता है तो उसको पता भी है कि मैं कौन हूँ। उसी टाइम पे सन उसके मुंह के ऊपर घूसा मारता है तो वो नीचे जाके गिरता है। वो बंदा आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं मिस्टर चन का दोस्त हूँ, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ उलझ रहे हो। सन यूजी से कहता है कि ये तो चन का कुत्ता है, वैसे भी मेरा और चन फैमिली के साथ कुछ पुराना लफड़ा है, तुम जा सकती हो। वो बंदा यूजी से कहता है क्या तुम डर गई, अब मैं तुम्हारे चेहरे को याद कर लिया हूँ, तुम बच के नहीं जा सकती हो। यूजी आगे से कहती है देखा, इसने मेरे चेहरे को याद कर लिया, सन इसको मेरी खातिर मार दो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। सन आगे से कहता है ठीक है बाय बाय, काम हो जाएगा, जिससे वो बंदा डर जाता है और यूजी से कहता है दीदी माफी हो गई, मैं कुछ और कहना चाहता था। लेकिन यूजी जाते हुए सन से कहती है कि भैया मैं जा रही हूँ, अगर कुछ चीजें संभाल ना पाऊँ तो फिर मुझे कॉल कर देना। अगले सीन में हम लोग सन को देखते हैं, जो कि उन लोगों से कहता है पर प्लेट 7 रुपए, 5 लोगों के 35, और ऊपर से जो शॉप को डैमेज किया है, ऊपर से साइकोलॉजिकल डैमेज यानी कि मन के अंदर जो डराना धमकाना होता है उसको मिला के हुए 500 रुपए, जल्दी से दो नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। इस पे वो लोग पैसा दे के वहाँ से निकल जाते हैं। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए तो एंजॉय कर ले, जब मैं वापस आऊंगा मिस्टर चन के साथ तब मैं तेरी जिंदगी को जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सिस्टर किंग सैन से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं और वो तुम्हें मारेंगे। लेकिन सैन सिस्टर किंग से कहता है कि आप यहाँ से जाइए, आपको पहले जाना चाहिए, बाकी मैं उन लोगों को देख लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग KTV नाम के एक होटल को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग मिस्टर चन को देखते हैं। जिलिन उन लोगों से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम लोग सूजे हुए क्यों लग रहे हो, किसने तुम्हें धो दिया। उसी टाइम पे जिलिन का बटलर आगे बढ़ता है और वो उसको सन की CCTV कैमरा फुटेज दिखाता है और कहता है कि यही बच्चा है। जिलिन अपने बटलर भाई से कहता है कि तुम इन लोगों के साथ जाओगे और इसे ढूंढोगे और उसे उठा के यहाँ पे लेके आओगे। मैं देखना चाहता हूँ कि किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि मेरे ही दोस्त को कोई मेरी आंखों के पीछे पीट दे। इसके बाद वो लोग सन को उठाने के लिए सीधा सुमिंग के घर के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं पे हम लोग सन को देखते हैं, जो मस्त नहा धो के सारा काम कर रहा था और उसे बाहर से आवाज आती है। इसके बाद जब वो कमरे के अंदर जाता है तब उसे सारे मेहमान दिखाई देते हैं, जो कि बिन बुलाए आए थे। वो बंदा जैसे ही सन को देखता है तो भाई से कहता है कि इसे मार दो, ये वही बंदा है जिसने हमें पीटा था। भाई उसे कहता है कि वो एक अवेकनर है। इसके बाद वो सन से कहता है कि मिस्टर चन ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूं। सन उससे कहता है वाह क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, और वो उन लोगों से कहता है कि चलो मुझे रास्ता दिखाओ। खैर इसके बाद हम लोग जिलिन को देखते हैं, जो कि मस्त एंजॉय कर रहा था। उसी टाइम पे उसे फैमिली की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि सन चेन फैमिली के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो गया है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, और पूरी फैमिली को इस बात की एडवाइस दी जाती है कि वो लोग चन के साथ ना उलझे और देखते ही वहाँ से निकल लें। लेकिन अगर उन्हें कॉन्फिडेंट है कि वो लोग चन को मार सकते हैं तो भैया मार दो, क्या दिक्कत है। जिलिन को लगता है कि वो सन को आसानी के साथ मसल सकता है, इसीलिए वो भाई से कहता है कि देखते ही उसे टपका दो। इधर हम लोग भाई को देखते हैं और उसे जैसे ही मैसेज मिलता है तो वो सन के ऊपर चाकू लेके हमला कर देता है। लेकिन जब वो सन के ऊपर हमला करता है तो सन एक ही झटके में गायब हो जाता है, जिससे भाई हैरान होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, और सन पलक झपकते ही उसके पीछे दोबारा आ जाता
है। बाई उसके ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेन दोबारा गायब होकर बाई के पीछे आ जाता है और अब बाई की फटके 4 हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सेन से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि मेरे को छोड़ दो। सेन अपने पास से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि मैं नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो बाई की गर्दन वहीं पे उड़ा देता है। वो तीनों जैसे ही बाई की गर्दन को जमीन पे लुढ़कता हुआ देखते हैं तो उन तीनों की आत्मा कांप जाती है, जिसके बाद दोनों झुक के सेन से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन सेन दोबारा अपनी तलवार को घुमाता है और उन दोनों की गर्दन भी उड़ा देता है। बचा हुआ आखिरी बंदा जो कि अभी फुदक रहा था, वो डर के मारे चिल्लाने लगता है कि मुझे मत मारना। सेन उससे कहता है कि नहीं मारूंगा यार, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे बेचारे का पैर केले की छिलके के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वो फिसलता है और उसका सर डायरेक्ट दीवार से जा टकराता है और सर फूटने की वजह से वो मारा जाता है। सेन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी कि तुम मुझे मिस्टर चेन का रास्ता बता दो, उसके बाद मर जाते हैं यार। और मैं तुम्हें बता दूं कि केले का छिलका इंसानों का दुश्मन है, ये हर इंसान को अपने जीवन में एक न एक बार गिराता ही है। इसके बाद सेन उस बंदे के पास जाता है और उसे लात मारते हुए कहता है उठ जा, मरने का नाटक मत कर। इसके बाद वो नहीं उठता है तो सेन उसके ऊपर थप्पड़ भी मारता है, लेकिन लाश के ऊपर क्या ही असर होगा। खैर जब सेन उसे जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी टाइम पे कोई उसके ऊपर दोबारा सूरिकेन से हमला करता है। सेन उस सूरिकेन को देख लेता है और आसानी के साथ उसे डॉज कर लेता है। सेन एक झटके में समझ जाता है कि ये हिडन स्पेशल टेक्निक है और अगर कुनाई को फेंकने वाला बंदा कोई अवेकनर नहीं है तो बेशक वो एशियन मार्शल आर्टिस्ट है। इसके बाद सेन के ऊपर दोबारा 2 कुनाई से हमला होता है, लेकिन सेन उन दोनों को ही डॉज कर लेता है। लेकिन उसी टाइम पे उसके ऊपर चौथी कुनाई से हमला होता है और मार्शल आर्टिस्ट ने पहले ही सेन के मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लिया, लेकिन इसके बावजूद सेन दोबारा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे डॉज कर लेता है। लेकिन ऊपर से वहाँ पे 3 से ज्यादा असासिन थे और ऊपर से ये जितने भी कुनाई है इन सभी के ऊपर जहर लगा हुआ है और सेन को ये भी नहीं पता है कि उन तीनों की लोकेशन क्या है, इसीलिए वो काफी माइनस में है। उसी टाइम पे एक कुनाई उसके ऊपर हमला करती है तो सेन अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ उन्हें बाहर लाने के लिए, और सेन डिवोर स्किल का यूज करते हुए कुनाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उन्हें कुनाई लग गई है और वो मारा गया है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 4 एशियंट वॉरियर आते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बंदर की तरफ फुदक रहा था, लेकिन आखिर में तुमने इसकी बीन बजा ही दी। लेकिन सेन अभी तक मारा नहीं था और वो हिल रहा था, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि बंदर के अंदर जान अभी भी बाकी है, साला पॉइजन डार्ट को सरवाइव कर गया। खैर जिसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर चेन ने कहा था कि वो लोग इसके सर के लिए 5 मिलियन देंगे। इतना कहने के बाद वो चारों हंसने लगते हैं और उसी टाइम पे सन भी खड़ा हो जाता है और वो भी उनके साथ हंसने लगता है। इसके बाद सन उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग मेरी खूबसूरती को देख के खुश हुए। इतना कहने के बाद वो कुंफू हसल की लेजेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन चारों के पाँव के ऊपर धड़ाधड़ हमले करने के बाद उनके पैरों को पिचका देता है। पैर पिचकने की वजह से वो लोग भाई दर्द में चीखने और चिल्लाने लगते हैं, जिस तरीके से तुम चिल्लाते हो जब तुम्हारे पैर की सबसे छोटी उंगली कोने से टकरा जाती है। इसके बाद सन उन डार्ट्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम लोगों को डार्ट्स के साथ खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है ना। मुझे भी खेलना पसंद है, लेकिन मैं नूब हूँ, चलो मैं अपनी स्किल्स को ट्राई करके देखता हूँ। इसके बाद वो डार्ट्स को बाहर निकालता है और धड़ाधड़ उन्हें फेंकना शुरू करता है, जो एक एक करके उन लोगों के चेहरे के ऊपर जाके लगते हैं और तीनों ही एक ही बार में क्लीन बोल्ड। जिसके बाद सन बचे हुए बंदे के पास जाता है और उसे कहता है अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, कि आपको पता है कि मिस्टर चेन का रास्ता कहाँ है। अगले सीन में हम लोग मिस्टर चेन को देखते हैं जो कि फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग फोन ही नहीं उठा रहे थे। उसी टाइम पे उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है तो जिलिन को ऐसा लगता है कि वो लोग चेन का साइड लेके वापस आ गए हैं, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो उस पार से चेन बाहर निकलता है, जो कि जिलिन से कहता है कि तुम तो मुझे देख के खुश हो गए होगे ना, मुझसे मिलना जो चाहते थे। लेकिन चेन उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद चेन उसे कहता है कैसा हूँ मैं, क्या मैं हैंडसम हूँ। और इस बंदे ने भाई चड्डी पहन के रखी है, ये चड्डी पहने तो हैंडसम, मैं पहन के घूमू तो भिखारी, ये तो फेयर नहीं है। इसके बाद जिलिन आगे बढ़ता है और वो मांडवाली पे उतर आता है और चेन से कहता है क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो आज के लिए, अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, पैसे नहीं तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ, और अगर तुम मुझे मार देते हो इसके बावजूद तो फिर चेन फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी और वो तुम्हारे पीछा करते ही रहेगी। और वहीं पे जिलिन अपने मन के अंदर सोचता है कि तू बस एक बार मेरी को छोड़ दे, जिसके बाद मैं बटलर जूर के साथ आऊंगा जो कि एक सुपर मास्टर है और तेरा खेल खत्म हो जाएगा। सन से कहता है कि तुम इंतजार क्यों नहीं करते हो तुम्हारी मदद आने के लिए, मैं भी इंतजार कर लेता हूँ, मेरे को भी देखना है कि चेन फैमिली क्या क्या कर सकती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर जू आ जाते हैं जो कि सन से कहते हैं कि तुम तो काफी बलवान हो भाई, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम पेले जाने वाले हो। फ्यूचर वाला सन अभी के सन से कहता है कि वो मास्टर जू है, जिलिन की मदर की साइड से आता है और उसे निपटना आसान नहीं होने वाला है, तुम अभी के लिए उसे अवॉइड
क्यों नहीं कर देते हो। उसी टाइम पे जो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है जो कि सेन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। सेन भी अपना पंच सामने की तरफ करता है और वो उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। ये देख के फ्यूचर वाला सेन कहता है कि भाई मैंने जो अभी कहा उसे भूल जा, तू पूरी तरीके से लड़ाई कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे सेन को भी समझ में आ जाता है कि इस बुढ़े की ताकत बहुत ज्यादा कमाल की है और ये उनके साथ कंपेयर नहीं की जा सकती है जिनके साथ अभी मेरी मुलाकात हुई है। मिस्टर जो सेन से कहता है कि तुम में कुछ तो बात है, मैंने अपनी 30% पावर का इस्तेमाल किया था लेकिन तुम टस से मस नहीं हुए, तुम तो पक्का मेरे हाथों से ही मरना डिजर्व करते हो। इसके बाद वो दोबारा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेन अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए ही उनके हमले को ब्लॉक करता है। इसके बाद वो उन्हें उठा के नीचे पटक देता है। मिस्टर जू दोबारा उठते हुए कहते हैं कि बच्चे तू तो कमाल का है। जिसके बाद वो हंसते हुए अपने कपड़े फाड़ देते हैं। इसको देख के सेन हैरान होकर कहता है, ए बुड्ढे तू क्या कर रहा है, मैं तेरे को लूटने नहीं वाला, तू कपड़े क्यों फाड़ रहा है। लेकिन मिस्टर सेन तो वहाँ पे हीरो बनना चाहते थे और वो अपने कपड़ों को फाड़ के वहाँ पे अपनी एनर्जी को बूस्ट करने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर जू के अंदर से लाल कलर की एनर्जी निकलने लगती है और उनकी साइज और पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेन इसको देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि इन्होंने तो अपना रूप ही बदल लिया। फ्यूचर वाला सेन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अब अंकल से बच के देखो कि तुम बच पाते हो या नहीं। इसके बाद अंकल सेन से कहते हैं, क्या तुम अभी भी मुझे मुक्का मारना चाहते हो। सेन आगे से कहता है, बिल्कुल, आप मुझे एक मुक्का मारिए, मैं आपको एक मुक्का मारता हूँ। और उसी टाइम पे मिस्टर जो जब सेन के ऊपर मुक्का मारते हैं तब उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और सेन को डॉज करने में काफी ज्यादा मुसीबत होती है और उसे समझ में आ जाता है कि इस रूप की वजह से उनकी ताकत और स्पीड पहले से दुगनी हो गई है। इसके बाद मिस्टर जो दोबारा सेन के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद वो उड़ते हुए सेन के ऊपर एक किक मारते हैं, लेकिन सेन उसे हाथों के साथ ब्लॉक कर लेता है और पीछे की तरफ खिसक जाता है। लेकिन मिस्टर जो रुकते नहीं है और वो सेन के पेट के ऊपर एक जोरदार घुटना मारते हैं और सेन उड़ते हुए पीछे की तरफ जाता है और दीवारों से जा टकराता है। जिलिन आगे बढ़ता है और मिस्टर जू से कहता है, जाओ और जाके उसका सर काट के लेके आओ। लेकिन उसी टाइम पे सेन दोबारा खड़ा होता है और वो उन दोनों से कहता है कि अगर वो लोग मार्शल आर्ट एथिक्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं यानी कि नहीं मानते हैं तो फिर वो किसी भी तरह के वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो चाहे जो कुछ भी हो। सेन को खड़ा होता हुआ देख के जिलिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और मिस्टर जू के पीछे छुप जाता है। सेन मिस्टर जू से कहता है कि क्या तुम दोबारा प्रयास करना चाहोगे कि तुम मुझे हरा पाते हो या नहीं। मिस्टर जू इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो सेन के ऊपर दोबारा पंच मारते हैं तो इस बार सेन भी अपना पंच मारता है और वो दोनों अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं। सेन अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा और तिगुने दाम में वापस लौटा दूंगा। मिस्टर जू इस बात से हैरान हो जाते हैं कि सेन उनकी ही ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने लगा है और जब वो अपने हाथ को दोबारा छुड़ाने की कोशिश करते हैं तब वो अपने हाथ को फ्री भी नहीं कर पा रहे थे और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे घाटे में हैं और उन्होंने सेन के साथ पंगा लेके काफी बड़ी गलती कर दी है। उसी टाइम पे जिलिन अपना कट्टा बाहर निकाल लेता है और वो सेन के ऊपर शूट करते हुए कहता है कि अब मुझे ही हाथ अपने गंदे करने पड़ेंगे। सेन जैसे ही देखता है कि जिलिन ने कट्टा बाहर निकाल लिया है और वो गोलियां बरसाने वाला है तो वो जल्दी से मिस्टर जू को अपनी ओर खींचता है और उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। इस वजह से सारी गोलियां उनको जाके लगती हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। अब वो दोबारा खड़े होने के हालात में बिल्कुल भी नहीं थे। अब जिलिन काफी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि सेन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। जिलिन सेन से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। सेन उससे कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वो अपने पैर को जिलिन के पेट के ऊपर मारता है और जिलिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसी बीच हम लोग चैन फैमिली के किसी बंदे को देखते हैं जो कि सीसीटीवी से ये सब कुछ देख रहा था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि सेन की ताकत सेकंड स्टेज के 4th लेवल पे पहुंच चुकी है, जबकि उनकी फैमिली के पास जो पावरफुल बंदे हैं उनकी ताकत सेकंड स्टेज के 2nd लेवल पे है। और वो बंदा अपने फैमिली मेंबर से कहता है कि वो लोग सेन को इसी तरीके से ग्रो करने नहीं दे सकते हैं, नहीं तो उन्हें काफी ज्यादा फ्यूचर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो सभी लोग फैमिली हेड से कहते हैं कि उन्हें ऑर्डर दिया जाए, वो लोग कुछ भी करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मुझे पता है कि शायद से 1-2 मिनट रह गए होंगे वीडियो को कंप्लीट होने में, लेकिन मैं इसके चैप्टर खत्म हो चुके हैं और जो इंग्लिश में चैप्टर थे वो सिर्फ 26 तक थे और मैंने फाइट को खत्म करने के लिए इसके रियल सोर्स जो कि रॉ यानी चाइनीज लैंग्वेज में होता है उसे स्क्रीन ट्रांसलेट की मदद से ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया है, ताकि तुम्हें ये न लगे कि मैंने एपिसोड फाइट के बीच में छोड़ दिया। और इसके जो रियल सोर्स है यानी इंग्लिश वाले वो भाई आना बंद हो गए हैं, पता नहीं क्यों, इतनी अच्छी सीरीज है तब भी। तो हमें ना चाहते हुए भी इस सीरीज को शायद ड्रॉप करना पड़ सकता है और मुझे अच्छे से पता है कि कुछ लोग दोबारा नाराज हो जाएंगे, लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैं कोई पुरानी सीरीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर एक्स्ट्रा चैप्टर हो, लेकिन साली वो सभी पहले से ही एक्सप्लेन होती है तो मैं क्या करूँ। नए में चैप्टर्स कम है और पुरानी एक्सप्लेन्ड है, लेकिन चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद से कोई सीरीज मिल जाती है जो कि अच्छी हो।